हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे और इसे पूरा करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम प्रदेश की यात्रा की है। वे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से युमथांग की ओर जा रही हैं। रास्ते में लायुंग नाम की बस्ती में रुकी और दिन में सुबह होने पर लायुंग से कटाव की ओर गई। कटाव वो गई थी बर्फ़ देखने के लिए। वहाँ जब वे पहुँच गई तो सभी यात्रियों ने कैमरे के फ्लैश चमकाने शुरू कर दिए, अर्थात तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। और लेकिन लेखिका ने तस्वीरें लेने से ज़्यादा ध्यान लगाया वहाँ के सौंदर्य को देखने में। तो हम पढ़ते हैं। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को अपने कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। मेरे पांव झन झन करने लगे पर मन वृंदावन हो रहा था। लेखिका के पैर झन झन करने लगे, अर्थात बर्फ की ठंडक को सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो उनका मन था वो वृंदावन हो रहा था, यानी कि बहुत प्रसन्न हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर देवता जाग गए हों, अर्थात देवताओं से मिलने पर जैसी प्रसन्नता हो वैसी प्रसन्नता कटाव पहुंचकर लेखिका को हो रही थी। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भरकर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव जो है वो यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। कटाव में एक भी दुकान नहीं थी, तो लेखिका बर्फ़ में पहनने वाले जूते भी किराए पर नहीं ले सकी। दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। परिदृश्य आसपास के जो दृश्य थे। लेखिका कहती हैं कि मैं फ़ोटो खिंचवाने के बजाय आसपास के सभी दृश्यों को अपने भीतर खींच रही थी, अर्थात उनको देख करके अपने मन में उतार रही थी, ताकि महानगर के डार्क रूम में इसे फिर से देख सकूं। महानगर का डार्क रूम यानी ऐसे कमरे जहां पर रोशनी वगैरह नहीं आती है। महानगर में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फ्लैट्स बने हुए होते हैं, तो ये वही कह रही हैं कि मैं यहाँ के सारे दृश्यों को अपने भीतर भर लेना चाहती थी, ताकि जब वापस अपने नगर में जाऊँ तो वहाँ के डार्क रूम में अंधेरे भरे कमरे में इसे फिर देख सकूँ, इसे फिर से याद करके जी सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिमगिरी के शिखर जो हैं, हिम शिखर हैं, मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। यहाँ पर जीवन संपूर्ण सौंदर्य के साथ दिखाई दे रहा था, और इस समय ये जो हिम शिखर थे, बर्फ़ के शिखर थे, मुझे मेरा आध्यात्मिक याद दिला रहे थे। आध्यात्मिक अतीत का अर्थ होता है प्राचीन, जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ अतीत है, पुराना, तो वो मुझे याद दिला रहे थे। और क्या लेखिका को क्या लग रहा था कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जरूर इतने सुंदर दृश्यों में ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेद लिखे होंगे, क्योंकि तभी वेद इतने सुंदर है। यहाँ पर आकर के सारे पाप अपने आप ही मन से दूर हो जाते हैं। जीवन सत्यों को खोजा होगा, हमारे ऋषि मुनियों ने यहीं पर वेद लिखे होंगे और जीवन की सच्चाइयों को खोजा होगा। और कैसा मंत्र पाया होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। इस तरह का महामंत्र भी ऐसे सुरम्य स्थानों पर ही लिखा गया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा था कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर यहाँ आ जाए और इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही, पर वो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी यहाँ का इतना सुंदर सौंदर्य था कि यदि बड़े से बड़े अपराधी को भी यहाँ ले आए तो वो इस दृश्य को देखकर करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए, अर्थात वो भी करुणा की मूर्ति बन जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, उसमें भी करुणा का भाव जाग जाए। और तभी दिमाग में कौंधा मतलब अचानक से आया। तभी दिमाग में अचानक से एक विचार आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति को भूल जाता था। मिल्टन ने एक नॉवेल लिखा है। मिल्टन अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। उन्होंने एडम और ईव को लेकर के एक नॉवेल लिखा था। ईव जो है वो ईसाई धर्म में इस संसार की सबसे पहली स्त्री मानी जाती हैं। तो मिल्टन ने अपने उपन्यास में लिखा है ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था, एक सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए
ठगा सा रह जाता था, बिना हिले डुले चकित सा रह जाता था। और उस समय उसके हृदय से दूसरों का अमंगल करने की भावना खत्म हो जाती थी। तब मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की ये कविता? पर मणि तो उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वो एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। ये जो हिमशिखर दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे एशिया के लिए जल स्तंभ हैं। प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है, यानी कि प्रकृति भी बड़े अद्भुत ढंग से, बड़े विचित्र तरीके से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में तो बर्फ़ के रूप में जल को इकट्ठा कर लेती है और जल स्तंभ बनाती है, हिमशिखर बनाती है। और गर्मियों में यही हिमशिखर जो हैं वो जब पानी के लिए त्राही त्राही मचती है, तब पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय करने की। मणि ने अभिभूत होकर, प्रसन्न होकर हिमालय के आगे माथा नवाया और क्या कहा, न जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, इन हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। लेखा ये सारी बातें सुन रही थी। स्वप्न जगाते हुए उन लम्हों में लेखा भी सोच रही थी कि सच में संसार कितना सुंदर है। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मेरे मुंह पर छा गई। क्यों छा गई? कि उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती वो महिलाएं लेखा के सामने आ गई। वो पहाड़ी औरतें लेखा को वापस कल्पना में आ गई और वो इस सुंदरता से दूर निकलकर उन्हीं पुरानी यादों में खो गई। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई दे रही हैं। इक्का दुक्का फौजी छावनियाँ दिख रही हैं और तब याद ध्यान आया कि ये तो बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने पूछा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। ये अप्रैल का शुरुआती महीना था। सोचिए, जब अप्रैल में -15 डिग्री टेम्परेचर है तो दिसंबर जनवरी में कैसा रहता होगा। तो लेखा कहती है कि इस कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को तो बड़ी तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। बोलता है, आप चैन से सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। इतने में जितेन जो है वो फिर से जीप में बैठ जाता है और कहता है, फेरी भेटूला, मतलब फिर मिलूंगा। जितेन वहाँ पर अपने यात्रियों के साथ आता रहता था, तो उसकी इन फौजी से जान पहचान हो चुकी थी। तो वह उन फौजियों से कहता हुआ कि फेरी भेटूला, मतलब फिर मिलेंगे, कहता हुआ उसने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही देखिए एक और फौजी छावनी जिस पर लिखा हुआ था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आपके भविष्य के लिए, आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में यानी ठंड के महीनों में, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकड़े घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन मियाद से पूर्व ही पहले ही ख़त्म कर लिया। मियाद मतलब सीमा। कितने ही जीवन अपनी मृत्यु से पूर्व ही ख़त्म हो गए। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। यानी मुझे इस यात्रा में बहुत कुछ मिला था। मुझे बहुत सारी बातें जो नहीं पता थी वो इस यात्रा में पता चली थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचा देने वाला था। चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचा देने वाला मतलब जगह जगह पर मेरी आत्मा जो थी वो दृश्यों से झकझोरी जा रही थी। बहरहाल फिलहाल हम लायुंग वापस लौटे और यूमथांग की ओर चले गए। कटाव से नीचे उतरे लायुंग, लेकिन अब की बारी लायुंग में रुके नहीं और यूमथांग की ओर चले गए। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया, ढेर ढेर प्रियुता और रोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 ही दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों से ऐसे भर जाएगी जैसे फूलों की सेज रखी हो, बिस्तर बिछा रखा हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले थे और कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची, हम थोड़े निराश हो गए। बर्फ से ढके कटाव के हिमशिखर देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा।
एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी नवयुवती से मैंने पूछा कि क्या तुम सिक्किमी सिक्किमी हो? वो कहती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भी भारत में मिलकर खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा हुआ करता था, राजाओं का राज हुआ करता था जब वहाँ पर, तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में आज ऐसे घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। एक समय ऐसा था जब सिक्किम रजवाड़ा था, परंतु आज सिक्किम इस तरह से भारतीय आबो हवा वातावरण भारतीय वातावरण में इतना घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं है कि सिक्किम कभी भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? जैसे पूर्णिमा के समय समुद्र में सबसे ऊंची लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है, तो उसी प्रकार से क्या पूर्णिमा की रात कुत्तों में भी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है, यानी इच्छाओं का ज्वार भाटा जगाती है, जो ये रात को भौंकते हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लौटती यात्रा में भी जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा। रकम रकम, तरह तरह की। जब ये यूमथांग से लौट रहे थे, वापस गैंगटॉक आ रहे थे, तब भी जितेन तरह तरह की जानकारियाँ उन्हें देता रहा। और क्या दे रहा था जानकारी? मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर के बाद उसने फिर से उंगली दिखाई और क्या कहा? मैडम, इसे खेदुम कहते हैं, ये खेदुम है। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। ये पूरा लगभग कैसा एरिया है? ये 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तब लेखा ध्यान देती है कि हाँ, सचमुच पहाड़ों पर गंदगी नहीं है। तुम लोग यहाँ पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने तुरंत जीभ निकाली, जैसे उसे बड़ा अटपटी बात सुन ली हो, बड़ी बुरी बात उसने सुन ली हो। ऐसे उसने जीभ निकाली और कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। हम इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक मतलब पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वो फिर चालू हो गया। मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, फौजियों को रखकर क्या होगा, इसलिए उन्होंने इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। तो घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। लेखिका कहती है, हाँ, रास्ते तो अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मैं मन ही मन सोचती हूँ और जीप आगे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से लेखिका ने अपनी यात्रा का यहाँ वर्णन किया है। अब हम प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। यहाँ देखिए, चौथा प्रश्न जो है हम उसकी बात करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चौथा प्रश्न है, जितेन ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या जानकारियाँ दी। जितेन ने लेखिका को सिक्किम का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया था, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के लोगों के बारे में भी तरह तरह की जानकारियाँ दी। उसने बताया कि रास्ते में गहरी घाटियाँ मिलेंगी, फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी। तो ये तो भौगोलिक स्थिति चल रही है, प्राकृतिक सौंदर्य चल रहा है। एक और मार्ग में ही उसने बहुत सारी सफ़ेद और रंगीन पताकाएँ दिखाई, जिसमें उसने बताया कि बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर सफ़ेद पताका और नए काम के लिए रंग बिरंगी पताकाएँ फहराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त उसने सिक्किम के इतिहास को भी बताया कि यह एक स्थान है जहाँ जिसे कवि लॉन्गस्टॉप कहते हैं। यहाँ पर संधि हुई थी, बहुत पहले एक ऐतिहासिक संधि हुई थी और उसके रूप में एक स्मारक पत्थर आज भी यहाँ
लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त वो बताता है कि यहाँ के स्कूल के बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुँचते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि लौटकर घर के कामकाज में भी हाथ बटाते हैं। इसके अतिरिक्त जब यूमथांग से लेखिका लौट रही थी तब लौटने में भी लेखक ने जितेन ने कई जानकारियाँ दी। जैसे उसने कहा कि यह एक स्थान है जहाँ पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट हैं, जहाँ चावल की खेती होती है। और एक स्थान दिखाते हुए कहा कि इसे खेदुंग कहते हैं, यहाँ देवी देवताओं का निवास है और यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलाता, अगर कोई फैलाएगा तो मर जाएगा। इसके अतिरिक्त उसने बताया कि पहाड़, नदी, झरने आदि की लोग यहाँ पर पूजा करते हैं और उन्हें गंदा नहीं करते। तो इस प्रकार से उसने यहाँ की भौगोलिक, प्राकृतिक और जनजीवन आदि के बारे में जानकारियाँ दी। उसके बाद हम 5वां प्रश्न कर चुके हैं। अब हम 6ठा प्रश्न करते हैं। जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो जितेन एक अच्छा गाइड था और उसी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं कि कुशल गाइड के लिए ये गुण होना आवश्यक है। जिसमें पहला गुण, उसे अपने क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए, वहाँ की ऐतिहासिक जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के रीति रिवाज, धर्म, इतिहास आदि की, धार्मिक परंपराओं आदि की पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए, तभी वो घूमने आने वालों को बता सकता है। इसके अतिरिक्त गाइड जो है वो बात करने में कुशल होना चाहिए, पर्यटकों के साथ, यात्रियों के साथ अपनापन जोड़ने वाला होना चाहिए और पर्यटक क्या चाहते हैं, किस तरह का उनकी रुचि है, किस तरह का उनका रुझान है, उसकी जानकारी भी उसे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो गाइड है वो विश्वसनीय भी होना चाहिए कि हम उस पर विश्वास कर सकें। तो ये हैं एक कुशल गाइड के गुण। उसके बाद देखिए हम 7वें प्रश्न की बात करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस हिमालय की यात्रा में गैंगटॉक से युमथांग की यात्रा में लेखिका ने हिमालय का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। जब हम गैंगटॉक से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हिमालय के बड़े बड़े पर्वत शिखर सामने आते हैं, गहरी घाटियाँ होती हैं, चौड़ी वादियाँ हो जाती हैं, वादियाँ फूलों से लदी हुई हैं और नदियों की धारा जो है वो तीस्ता नदी की धारा वो चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है। हिमालय कहीं पर हरा कालीन ओढ़े जैसा है, कहीं पीलेपन जैसा और कहीं पर उखड़ी हुई दीवार जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये है हिमालय का रूप। उसके बाद देखिए प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। जब लेखिका हिमालय के शिखरों में स्थित पहाड़ों पर यात्राएं कर रही थी तब लेखिका को अनेक प्रकार की अनुभूति हुई। प्रकृति का अपार विस्तार उसे दिखाई दिया, 7 सिस्टर्स झरना उसे दिखाई दिया, तीस्ता नदी उसे दिखाई दी। तो ये सारी चीज़ें देख करके लेखिका अपने अस्तित्व को भूल जाती है और अतीन्द्रिय अनुभूति यानी कि इंद्रियों से भी बहुत दूर, सेंस ऑर्गन के भी बस की बात नहीं है, इतनी दूर की अवस्था में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से लेखिका को हिमालय के स्वरूप को देखकर अनेक प्रकार की अनुभूति हुई। फिर देखिए प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक, हाँ ये तो मैं आपको करवा चुकी थी। अब हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की। सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। जो घूमने आने वाले होते हैं, सैलानी होते हैं, उनको प्रकृति की सुंदर छटा दिखाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। सैलानियों को प्रकृति के सुंदर रूपों का दर्शन कराने में अनेक प्रकार के लोग भूमिका निभाते हैं। उनमें से कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। देखिए ट्रैवल एजेंसियां जिनके बस में बैठ करके जो यात्री हैं वो उस टूरिस्ट स्पॉट तक आएँ तो हमें उनका योगदान मानना चाहिए। इसके अलावा पर्यटकों के लिए ठहरने की जगह जहाँ पर होती है, ऐसी धर्मशालाएं, होटल आदि चलाने वाले लोगों का हमें योगदान मानना चाहिए। गाइड का योगदान तो बहुत ज़्यादा होता है, वो सब जगह की जानकारी गाइड ही देता है। और इसके अतिरिक्त हमें वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों आदि की जानकारी भी होनी चाहिए। और इसकी जानकारी करवाने में जो श्रमिक हैं, जो सड़कें बना रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, उन श्रमिकों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। उसके बाद देखिए कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट करना है आपको कि देश की आम जनता जो है वो आर्थिक प्रगति में क्या योगदान देती है। तो देखिए देश की आर्थिक प्रगति में
उद्योगपति, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर आदि तो योगदान देते ही हैं, लेकिन ये ऐसे ही थोड़ी काम कर लेते हैं। इनके मजदूर, इनके नीचे काम करने वाले लोगों का देश की तरक्की में, देश की आर्थिक प्रगति में बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। और जो स्त्रियां हैं वो दिन भर मेहनत मजदूरी करती हैं, और जब शाम को अपने घर लौटती हैं तो सिर्फ खाने लायक कमा कर जाती हैं। तो अब ये देखिए, दिन भर मेहनत करके कठिन सड़कें बनाना, यानी कि बहुत कुछ करना और बदले में बहुत कम लेना। तो ऐसे जो लोग हैं ये समाज को कितना कुछ लौटाते हैं। बहुत कम मजदूरी अपने पास रखते हैं और बहुत कुछ लौटाते हैं। बहुत सुंदर सड़कें बनाना, रेलवे के ट्रैक बिछाना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पुल बनाना, ये सब क्या है? ये सब है समाज से बहुत कम लेना, यानी कि इनके बदले मजदूरी तो बहुत कम लेते हैं और समाज को सुविधा के रूप में बहुत अधिक वापस लौटा देना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज प्रकृति के साथ जो नई पीढ़ी खिलवाड़ कर रही है वो क्या खिलवाड़ कर रही है और इसे रोकने में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, आज की पीढ़ी जो है ना वो अपनी सुख सुविधाओं, मनोरंजन के लिए प्रकृति को दोहन कर रही है, पेड़ भी काट रही है, इतना पेट्रोल ज़मीन में से निकाला जा रहा है, तेल के कुएँ जो हैं वो नीचे गहरे किए जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ों को विस्फोटक पदार्थों से उड़ाया जा रहा है, इतना औद्योगिक विकास हो रहा है कि जल, भूमि, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति जो है उसका संतुलन बिगड़ गया है। तो ऐसे ही नई पीढ़ी जो है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब हम इसे रोक कैसे सकते हैं? हम स्वयं प्रकृति प्रेमी बने, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें और लोगों को प्रकृति से छेड़छाड़ करने के दुष्परिणामों के बारे में बताएं। तो ये प्रश्न भी हो गया। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? देखिए, लेखिका को लायुंग में एक व्यक्ति ने बताया था कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आ गई है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्रदूषण का एक दुष्परिणाम है स्नोफॉल में कमी, तो इसके अतिरिक्त और कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो पोल्यूशन है उसके कारण एक तो ये है कि स्नोफॉल में कमी आ गई है, दूसरी बात तापमान में वृद्धि हो गई है, ग्लेशियर बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और नदियों में जल की मात्रा कम होती जा रही है क्योंकि ग्लेशियर पिघल चुके होते हैं। जल, वायु, भूमि सभी प्रदूषण से प्रदूषित होते जा रहे हैं। ना तो हम शुद्ध जल पी पाते हैं, न सांस लेने में शुद्ध हवा अपने अंदर ले जा पाते हैं, और इसी कारण कैंसर, टीबी और श्वास आदि की बीमारियां लोगों को होती जा रही हैं। उसके बाद है 14वां प्रश्न, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। कैसे? तो देखिए, कटाव जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर कटाव पिछड़ नहीं रहा है, ये उसके लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि अगर दुकान होगी तो वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, उसके अतिरिक्त वो जो सामान खरीदेंगे उसका कचरा भी वहीं फेंक कर जाएंगे, तो प्रदूषण जो है वो अपने पैर वहाँ पसारने लगेगा। तो अच्छा है कि कटाव पर कोई भी दुकान नहीं है, इस कारण लोग वहाँ से कुछ खरीद नहीं पाते और क्या करते हैं, वहाँ पर साफ सफाई बनाए रखते हैं। उसके बाद देखिए आगे है कि इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। अब हमारी राय तो ये है कि प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना चाहिए और कहीं पर अगर दुकान नहीं होगी तो और साफ़ सुथरा होगा तो लोग उस जगह को साफ रखने में अपना भी योगदान करेंगे। आगे है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है? प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था बड़ी अनोखी की है। सर्दी के मौसम में तो जल जमकर बर्फ के रूप में इकट्ठा हो जाता है और ये जो शिखर हैं ये जल के स्तंभ हैं लेकिन जमे हुए हैं। गर्मी जब आती है तो यही बर्फ पिघल जाती है और जलधाराओं का रूप लेकर नदी का निर्माण करती है। इससे कितने ही लोगों को पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी आदि प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था की है। देश की सीमा पर बैठे फौजी इस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं और उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? देश की सीमा पर बैठे जो फौजी हैं वो बड़ी विषम परिस्थितियों में वहाँ रह रहे होते हैं। जब 0 से नीचे टेम्परेचर रहता है तब भी वे वहाँ पूरी सजगता से हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि देशवासी सो सकें। तो ये तो बड़ा अच्छा योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो फौजी हैं वो अपने परिवार आदि को त्याग कर बॉर्डर पर हमारे लिए
बैठे होते हैं। अब हमारा क्या इनका प्रति दायित्व है कि हमारा ऐसे सैनिकों के प्रति बहुत दायित्व है, हमें इन्हें भी सम्मान देना चाहिए और इनके परिवारों को भी सम्मान देना चाहिए, और इनके ना होने की स्थिति में इनके परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अब ये पाठ पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे। आप अपना काम टाइम से करेंगे और अपने काम को प्रॉपर वे में करेंगे, सुंदर राइटिंग में करेंगे। थैंक यू।